कि अपन सदिशों का योग और उनका व्यवकलन यानी उनको जोड़ना और घटाना अपन जान रहे थे। उस जोड़ने और घटाने के दौरान अपन ने एक तो ग्राफी विधि पढ़ी जिसमें कि बहुभुज का नियम, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम अपन ने पढ़ लिया था। फिर अपन ने सदिशों के संयोजन और व्यवकलन के लिए गणितीय विधि भी अपन ने पढ़ ली है। तीसरी जो विधि है वो है विश्लेषणात्मक विधि, लेकिन उससे पहले घटकों का ज्ञान होना अपन को आवश्यक है। तो इसलिए इसके बाद का जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं यानी कि अपन ने गणितीय विधि सदिशों के संयोजन के पढ़ने के बाद उसकी विशेष स्थिति यानी स्पेशल केसेस भी अपन ने पढ़ लिए थे। अब अपन इसमें पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वियोजन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिटिंग, यानी कि किसी सदिश को उसके घटकों में बांट देना यानी जिनसे वो बना है। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपन हेड डाल रहे हैं वो है सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन या इसे अपन कह सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि सदिशों का वियोजन। देखो सदिशों का वियोजन क्या है, अभी मैंने बताया कि वियोजन का मतलब है टूटना, यानी किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में अपन विभक्त कर दें। किसी भी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभक्त कर दें तो विभक्त करने की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सदिशों का वियोजन कहलाती है। तो देखिए किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में, किसी सदिश को दो या दो से अधिक, किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभक्त करने की प्रक्रिया, किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभक्त करने की प्रक्रिया को सदिश का वियोजन कहते हैं। की प्रक्रिया को सदिश का वियोजन कहते हैं। अब देखिएगा ये तो अपन ने इसकी परिभाषा दे दी है। और किसी दिए गए सदिश का जिन सदिशों में वियोजन किया जाता है वे दिए गए सदिश के कहलाते हैं घटक यानी कि कंपोनेंट्स या उसके अवयव। तो आप क्या कह सकते हैं, यूं अपन कह सकते हैं किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभक्त करने की प्रक्रिया को तो क्या कहा है, सदिश का वियोजन कह दिया अपन ने। फिर नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं दिए गए सदिश का दिए गए सदिश का जिन सदिशों में वियोजन किया जाता है, दिए गए सदिश का जिन सदिशों में वियोजन किया जाता है, दिए गए सदिश का जिन सदिशों में वियोजन किया जाता है वे दिए गए सदिश के घटक कहलाते हैं। वे दिए गए सदिश के घटक यानी कि कंपोनेंट्स
दिए गए सदिश के घटक या कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो देखिए अपन ने घटक की भी परिभाषा दे दी, सदिशों का वियोजन या यूं कह सकते हैं सदिश का वियोजन कहते हैं, सदिश के घटक कहलाते हैं, ये भी अपन ने इसकी परिभाषा दे दी। अगर ये घटक परस्पर लंबवत होते हैं, अगर ये घटक परस्पर लंबवत होते हैं तो इन्हें अपन आयताकार घटक या यूं कह सकते हैं समकोणी घटक या इन्हीं को कहते हैं लंबवत घटक भी कहते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं यदि ये घटक यदि ये घटक परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यदि ये घटक परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इन्हें यदि ये घटक परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इन्हें सदिश के समकोणीय या लंबवत अथवा आयताकार घटक कहते हैं। अथवा आयताकार घटक कहते हैं। ये लीजिए, ये अपन ने इनकी परिभाषा दे दी है कि देखो सदिशों का वियोजन अपन पढ़ रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये है क्या, किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभक्त करने की जो प्रक्रिया है वो तो है सदिश का वियोजन। दिए गए सदिश का जिन सदिशों में वियोजन किया जाता है, जिनमें बांटा जाता है, स्प्लिटिंग की जाती है, वो कहलाते हैं सदिश के घटक। अगर ये घटक परस्पर लंबवत होते हैं, ये कह सकते हैं यदि ये घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इन्हें सदिश के समकोणीय या लंबवत अथवा आयताकार घटक कहा जाता है। अब देखो सदिशों का वियोजन अपनी बुक में दो दे रखे, एक दे रखा है द्विविमीय वियोजन। वैसे तो बुक में हेडिंग एक ही दे रखी है सदिशों का वियोजन, लेकिन उसी के अंदर द्विविमीय भी है और उसी के अंदर क्या है, त्रिविमीय भी है। तो पहले अपन इसके अंदर पढ़ेंगे सदिशों के वियोजन में द्विविमीय वियोजन को। देखिए अब अपन इसमें दो प्रकार के वियोजन पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, जो पहला अपन पढ़ रहे हैं वो है द्विविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश का वियोजन। द्विविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश का वियोजन।
द्विविमीय निर्देश तंत्र में अपन पढ़ रहे हैं किसी सदिश का वियोजन। ये है क्या? देखिए, मैंने ये मान लिया x और ये y, ये द्विविमीय निर्देश तंत्र में ले रहा हूं। ये मैंने ले लिया कि OP, ये कोई एक सदिश क्या है? A वेक्टर है। ये सदिश A वेक्टर x अक्ष के साथ थीटा कोण पर है, तो इसका x अक्ष वाला जो घटक है वो होगा AX। क्या लिखा जाएगा? वो AX, वो ये रहा। यहां से एक लंब अगर अपन लेते हैं तो ये होता है OM, इसे M नाम देते हैं। और इसका y अक्ष पर जो घटक है, यहां पर एक लंब O ले लेते हैं। y अक्ष पर जो घटक बनेगा वो हो जाएगा AY। ये लीजिए, यहां ये घटक क्या हो गया है? AX, और यहां क्या हो गया है? इसका AY। ये दो कंपोनेंट्स में अपन ऐसे बांट दिया है। अब इसी के रूप में अपन को इसकी पूरी डेरिवेशन करनी है। इंपॉर्टेंट लेकिन छोटी सी और सरल सी एक डेरिवेशन है। क्या है? पहले इसकी जो अपन ने स्टेप्स है उसके बारे में अपन पूरा लिख दें। माना कि OP वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर। माना कि OP वेक्टर O से P तक इज इक्वल टू क्या है? A वेक्टर। एक द्विविमीय सदिश है, एक द्विविमीय क्या है? सदिश है, जिसका x घटक, AX ले लिया मैंने, जिसका x घटक AX वेक्टर, वे y घटक AY वेक्टर है। यहां अपन ने इसके पॉइंट लिख दिए। अब देखो, अगर ऐसा है तब त्रिभुज, क्या नाम है? OMP से, इस त्रिभुज अगर OMP से अगर मैं बात करूं तो देखो, त्रिभुज OMP से अगर मैं त्रिभुज के नियम से देखूं तो त्रिभुज के नियम से मैं क्या देखता हूं कि जो A वेक्टर है, कि मेरे पास जो OP वेक्टर है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? OM वेक्टर और MP वेक्टर का सम होगी। तो देखो, तब त्रिभुज OMP से OP वेक्टर इज इक्वल टू, देखें आप डायग्राम को, मैं पूरी स्टेप्स लिख रहा हूं इसमें कंप्लीटली। तो देखें, OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? एक तो है OM वेक्टर होगा, OM वेक्टर प्लस साथ में होगा MP वेक्टर प्लस MP वेक्टर, या इसे मैं कह सकता हूं OP वेक्टर का मतलब है कैपिटल A वेक्टर। OM वेक्टर यह है AX वेक्टर प्लस MP वेक्टर यानी कि ऊर्ध्वाधर AY वेक्टर हो गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया है। अब देखो, अगर मैं x अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश i कैप ले लूं, y अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश अगर मैं j कैप ले लूं, तो ax वेक्टर की वैल्यू होगी ax i कैप और ay वेक्टर की वैल्यू होगी ay j कैप। तो देखो, इसी स्टेप को भी मैं लिख देता हूं। यदि x दिशा में एकांक सदिश i कैप वे y दिशा में एकांक सदिश j कैप हो, तो यदि x दिशा में एकांक सदिश i कैप वे y दिशा में एकांक सदिश क्या हो? j कैप हो, तो आपको पता है ax वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? ax i कैप
वे ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई जे कैप होगा। अगर होगा ऐसा तो देखिए, इसलिए समीकरण 1 से क्या समीकरण बन जाएगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। अपन आ गए हैं समीकरण 2 तक। अब एक चीज फिर देखें, अगर ए वेक्टर का एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण अगर थीटा है तो मैं इसके अंदर ए एक्स और ए वाई का मान थीटा के रूप में भी ज्ञात कर सकता हूं। किस तरह से देखिएगा, मैं इससे आगे की स्टेप को भाई यहां लिख रहा हूं इधर वाली खाली जगह में। अगर मैं ये कह दूं कि यदि ए वेक्टर, ध्यान रहे इससे आगे की स्टेप्स को मैं इस साइड में लिख रहा हूं, यदि ए वेक्टर एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण, यदि ए वेक्टर, फिर कोमा लगाया मैंने, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तब उस स्थिति के अंदर आप देखिएगा, देखिए पहले मैं अगर इस ट्राइंगल की बात करूं ओ एम पी, तो देखो तब त्रिभुज ओ एम पी से अगर मैं इसके अंदर कोस थीटा की वैल्यू देखता हूं तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसका ओ एम और कर्ण क्या है ओ पी, या इसे आप लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा ओ एम किसके इक्वल है, ए एक्स के, और ओ पी क्या है, ए है, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया है, ए कोस थीटा। और ये आ गई है इक्वेशन नंबर 3, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपके पास। फिर इसी में देखो त्रिभुज ओ एम पी से ही मैं ले रहा हूं, कोस थीटा ले लिया है, एवं इसी में अगर मैं देखता हूं साइन थीटा की वैल्यू, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। भाई साइन थीटा क्या लिया जाएगा इसके अंदर, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब क्या है, थीटा के सामने वाली साइड, तो ये क्या आ गई एमपी, इसे मैं एमपी तो कहूंगा, यानी कि यो कह सकता हूं, या तो इसे एमपी कह दो या पीएम कह दो, ठीक है। तो यहां पर मैं यो कह सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि पीएम। कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि ओपी। अब आप गौर कीजिए, ये जो पीएम है ये क्या है, ए वाई है, और ओपी क्या है, ए है। तो गौर कीजिएगा ए वाई इज इक्वल टू क्या बन गया है, ए साइन थीटा। ये आ गई है समीकरण नंबर मेरे पास 4। तो मेरे पास समीकरण नंबर 1, 2, 3 और समीकरण नंबर कितनी आ गई है, 4। अब देखिएगा समीकरण नंबर 2 में अगर मैं यहां पर ए एक्स है तो ए एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, ए कोस थीटा। इसी तरह से ए वाई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए साइन थीटा, यानी कि समीकरण इस रूप में भी मेरे पास ये क्या होगी, प्राप्त होगी। तो देखिए अब अपन स्टेप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से ए एक्स वे समीकरण 4 से ए वाई का मान समीकरण 2 में
रखने पर। समीकरण 3 से तो ax का मान वे समीकरण 4 से ay का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में ये मान रखते हैं तो देखिएगा a वेक्टर इज इक्वल टू ax की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर, a cos थीटा i के प्लस ay का मीन्स a sin थीटा j के। ये आ गई है समीकरण नंबर 5। यहां अपने पास ये समीकरण 5 एक तल के सदिश के लिए अपन ने ये मान निकाल लिए हैं। अब आपको जैसे सदिश ए वेक्टर का परिमाण निकालना है, किसका, सदिश ए वेक्टर का परिमाण निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करें, समीकरण 3 और समीकरण 4 को वर्ग करके जोड़ दें, क्योंकि आपको इसमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। और जब आपको थीटा ज्ञात करना हो तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का क्या कर दें, आप इसमें भाग दे दीजिए। तो देखिए इसको आगे फिर अपन और सोल्व करते हैं। समीकरण 5 तक आपके पास ये आ चुकी है वैल्यू है। ये समीकरण 3 को रहने देते हैं और समीकरण 4 को यहां रहने देते हैं, क्योंकि इनकी अपन को आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा अब अपन इसमें एक एक स्टेप्स, पहला इसके अंदर एक क्या ज्ञात करवा रहे हैं, नंबर फर्स्ट अगर ये ज्ञात करवाएं घटकों के पदों के रूप में सदिश ए वेक्टर का परिमाण, घटकों के पदों के रूप में, घटकों के पदों के रूप में सदिश ए वेक्टर का परिमाण। देखो घटकों के पदों के रूप में सदिश ए वेक्टर का अपन को अगर परिमाण ज्ञात करना है तो देखिए वही तरीका समीकरण 3 वे समीकरण 4 को, समीकरण 3 वे समीकरण 4 को वर्ग करके जोड़ने पर। तो देखो समीकरण 3 का वर्ग कीजिएगा आप, ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वर्ग कर दिया प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर और ये ए वाई का स्क्वायर। अब आगे देखिए ए स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया है, तो ये रह गया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब देखो ये तो आप जानते ही हैं, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देखिए ए स्क्वायर ये तो 1 हो गया पूरा, क्या लिखना उसे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, या ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 6। तो यहां अपने पास परिणामी सदिश का क्या निकाल लिया अपन ने, परिमाण। फिर अगर नेक्स्ट अपन से इसमें कहा जाए घटकों के पदों के रूप में सदिश ए वेक्टर का परिमाण निकाल लिया, यो कहा जाए घटकों के पदों के रूप में थीटा का मान निकालिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे दीजिए। इससे क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन में कोस टेन तो थीटा के रूप में आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट अपन समीकरण 6 के बाद अपन इसमें बातें करें, तो समीकरण 6 के बाद की जो स्टेप्स आएंगी वो ये, अपन जो अगला जो पद ले रहे हैं, देखो पदों के रूप में सदिश का जब भी परिमाण निकालना हो, एक साइन और एक कोस के रूप में आ रहा हो, तो आप सदैव उनको क्या करें, वर्ग करके जोड़ दें। तो यहां पर भी ऐसा ही अपन ने किया है। और जब आपको कोण ज्ञात करना हो तो आप इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये विधि आपके हर सदिश राशि के लिए काम आएगी।
देखिए नंबर टू अपन ले रहे हैं घटकों के पदों में थीटा का मान। घटकों के पदों में थीटा का मान। इसके लिए कैसे क्या लिखेंगे देखो, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, अगर समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देते हैं तो देखिए a sin थीटा अपॉन में a cos थीटा। a sin थीटा की वैल्यू है ay और ये है ax। a से a कैंसिल, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये हो गया है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए एक्स। इक्वेशन नंबर ये आ गई है 7। या अगर थीटा इज इक्वल टू देखूं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 8। तो ध्यान रहे इक्वेशन नंबर जो 6 अपने पास आई है, उस इक्वेशन 6 से तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। और इक्वेशन नंबर जो 8 है, इससे अपन कोण थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां अपन ने चीजें देख ली हैं। तो अपने पास रिजल्ट के रूप में क्या पद आ रहे हैं उनको अपन अब नोट करते हैं। तो देखिए क्या अपन कह सकते हैं, जो अपन कह सकते हैं उसे मैं भाई इस साइड में लिख रहा हूं, इसके बाद की स्टेप्स को। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखिए अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट हो रहा है, यदि किसी सदिश के घटक ज्ञात हों, यदि किसी सदिश के घटक ज्ञात हों, अतः स्पष्ट है कि यदि किसी सदिश के घटक क्या हो, ज्ञात हो, तो उसका परिमाण, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड समीकरण 6 से, यदि किसी सदिश के घटक ज्ञात हो तो उसका परिमाण समीकरण 6 से, वे दिशा समीकरण 8 से ज्ञात की जा सकती है। ये लीजिए यहां ये अपनी डेरिवेशन वेल अपडेट क्या है, कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें अपन कुछ पॉइंट और ऐड कर लेते हैं कि कुछ निष्कर्ष के रूप में, कुछ जो क्वेश्चंस के रूप में बन जाते हैं वो क्या है, उनको और अपन जान लेते हैं। देखो अगर द्विविमीय वियोजन पूछा जाए तब तो आपको ये करना है, और त्रिविमीय पूछा जाए उसको अपन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ही। तो देखो आपने एक चीज इसके अंदर देखी कि वियोजन में कि थीटा के साथ वाला जो घटक होता है वो होता है कोस थीटा, और उसके लंबवत जो दूसरा घटक है वो घटक होता है साइन थीटा। तो मैं नोट लगा के यूं लिख सकता हूं, नोट में अपन 2 पॉइंटों को नोट कर लेते हैं। नोट में पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट में कह दूं, यदि कोई एक सदिश, यदि कोई एक सदिश ए वेक्टर किसी दी गई दिशा से थीटा कोण बनाता है, किसी दी गई दिशा से थीटा कोण
बनाता है। यदि कोई एक सदिश ए वेक्टर किसी दी गई दिशा से थीटा कोण बनाता है तो उस दिशा के अनुदिश यानी कि जिस दिशा के लिए पूछा जा रहा है तो उस दिशा के अनुदिश उसका घटक सदैव, घटक बनाने आपको आ जाने चाहिए भाई, सदैव ए कोस थीटा, उसका घटक सदैव क्या होगा, ए कोस थीटा होगा, उसका घटक सदैव ए कोस थीटा होगा, तथा उसका घटक सदैव ए कोस थीटा होगा, तथा शेष लंबवत घटक ए साइन थीटा होगा, तथा शेष लंबवत घटक ए साइन थीटा होगा। देखो ऐसे आप इसे जान लें, जैसे मान लिया कि मैंने कोई ये सदिश क्या है मेरे पास, ये ए वेक्टर है, ये कोई दिशा है, ये दिशा आपको दी गई है, यानी कि दी गई दिशा, इसे मैं कह देता हूं दी गई दिशा। इस दी गई दिशा से ए वेक्टर ने कोण कितना बनाया हुआ है, वही थीटा बनाया हुआ है। तो इस दिशा के अनुदिश जो घटक होगा वो तो होगा ए कोस थीटा, और इसके लंबवत अगर यहां देखूं तो ये घटक हो जाएगा ए साइन थीटा। यही तो मैंने इसमें कहा है। नोट का दूसरा पॉइंट और देखें आप। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि किसी सदिश का उसकी दिशा के लंबवत घटक, किसी सदिश का उसकी दिशा के लंबवत घटक शून्य होता है। किसी सदिश का उसकी दिशा के लंबवत घटक क्या होता है, शून्य होता है। देखिए जैसे कि यहां ए, ये आपको कोई दिशा दे दी जाए, यानी कि ये दिशा है, तो आप देखें ये जो कोण बनेगा, ये जो एंगल अपन लेंगे, ये एंगल कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री होगा। तो अब आप देखें अगर ये एंगल 90 डिग्री है और आपने ऊपर अभी अभी लिखा है कि उस दिशा के अनुदिश का घटक सदैव क्या होता है, ए कोस थीटा होता है, यानी कि ए कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये पॉइंट अपन ने इसमें जान लिया है। तो देखो अपन ने सदिशों के वियोजन में द्विविमीय जो वियोजन था उसको समझ लिया है, जान लिया है। अब अपन जानेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है त्रिविमीय वियोजन।